वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे कुछ इंडेक्सेस के बारे में जो कि भारत के बारे में आते रहते हैं, और इन इंडेक्स में जो है हमेशा जो है देश की जो रैंकिंग होती है वो ख़राब ही होती है। और ये ख़राब रैंकिंग क्यों होती है उसको भी हम समझेंगे। तो अभी ताज़ा एक इंडेक्स आया है, डेमोक्रेसी इंडेक्स, और इस इंडेक्स में जो है भारत की रैंकिंग जो है वो गिराकर कर दी गई है 53। जब मनमोहन सिंह थे तो ज़रूर थोड़ी सी उठी हुई थी, पर अभी 53 है। इसका कारण क्यों है आगे हम समझ जाएंगे। तो ये जितने भी इंडेक्स आते हैं, चाहे हंगर इंडेक्स की बात की जाए या प्रेस की फ्रीडम की बात की जाए या कोई और की बात की जाए, सभी में जो है हमारी रैंकिंग बहुत ही ख़राब जो है पेश की जाती है। और सड़े सड़े देश जहाँ कुछ नहीं है, बर्बादी है, वो भी जो है हमसे ऊपर दिखाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये जो है रैंक आई है 53 हमारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में। बांग्लादेश की रैंक जो है हमसे ऊपर है। तो अब जरा बात करते हैं इस डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में। तो इस इंडेक्स को जो है स्वीडन की एक संस्था जो है जारी करती है, जिसका नाम है वीडैम। तो ये जो है इस इंडेक्स को बनाती है। अब स्वीडन कौन सा देश है? स्वीडन वो देश है जिसने बहुत बड़ी लॉबिंग की थी भारत को अपना ग्रिपेन फाइटर प्लेन बेचने के लिए, लेकिन हमने उसको चुना नहीं, हमने राफेल को चुना। तो एक बड़ा सा लॉस इनका हुआ था, इतना बड़ा पैसा खर्च किया लॉबिंग में, वो बर्बाद हुआ इनका। इसके बाद जो है इन्होंने नाराज़ होकर पाकिस्तान के जो एवैक्स हैं उसको अपग्रेड करने का काम किया था, जिसके जवाब में भारत सरकार ने जो है इनके कई सारे जो अदर डिफेंस के सौदे थे वो रद्द कर दिए थे। तो इस पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहते हैं। तो एक कारण तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि हमारी जो इधर रैंक है, जो इस देश ने की संस्था ने जारी की है, वो इतनी ख़राब क्यों है। तो एक कारण तो आप क्लियरली यहाँ पे समझ सकते हैं। वैसे ही जो फ्रीडम हाउस है अमेरिका का, उसने भी हमारी इसी प्रकार की जो है ख़राब सी रैंक की है। वो भी हमें F-16 वगैरह जो है पुराने वाले बेचने की कोशिश कर रहे थे, नहीं दिए, रिजेक्ट किए, और कई सारे जो है इशू उनके साथ भी है। अब मज़े की बात यह है कि यहाँ पे बांग्लादेश हमसे ऊपर रैंक किया गया है। अब ये जानबूझ के इस तरह की रैंकिंग की जाती है दिखाने के लिए कि कई सारे बदतर देश भी हमसे ऊपर हैं, पर सच्चाई ऐसी नहीं होती। अब देखिए, बांग्लादेश ऐसा देश है जहाँ आए दिन हिंदुओं पे हमला होते रहते हैं, उनके मंदिरों पर हमला होते रहते हैं, घर उनके जला दिए जाते हैं। ये बड़ी आम सी बात है बांग्लादेश पे। बांग्लादेश का संविधान जो है कोई माइनॉरिटीज़ को स्पेशल प्रोटेक्शन देता हो, संरक्षण देता हो, वो भी वहाँ कुछ भी नहीं है। मालदीव जैसे छोटे से देश को जो ना इकोनॉमिकली इतना अच्छा है, जहाँ पे हर कभी तख्ता पलट हो जाता रहता है, कोई भी जो है तानाशाह जैसी सरकारें चलाता रहता है, हमने जो अभी पहले ही देखा है। और इस देश का संविधान ये कहता है कि केवल मुसलमान ही इस देश का नागरिक बन सकता है, कोई दूसरा नहीं बन सकता। तो अगर किसी को मालदीव का नागरिक बनना है तो पहले उसको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, उसके बाद ही बन सकता है। ये उस देश का संविधान कहता है। तो ऐसे देश को आप डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी ऊपर रैंक करते हो, पर भारत को नहीं करते हो। तो इससे ही आप समझ जाइए कि कितनी क्रेडिबिलिटी है इस प्रकार के इंडेक्स की। तो हमारे कुछ मीडिया हाउसेस होते हैं जो भारत को बदनाम करने बड़े उत्सुक रहते हैं, एनडीटीवी टाइप के। तो ये इन चीज़ों को बड़ी बड़ा चढ़ा के जो है बताते हैं और दिखाते हैं भैया कितनी ख़राब हालत है हमारी। साथ में इस इंडेक्स ने जो है भारत के डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे सवाल खड़ा किया है कि जिस चुनावी प्रक्रिया हमारे यहाँ होती है उस पर सवाल खड़ा किया गया है। जो विपक्ष वाले जो शोर करते रहते हैं ईवीएम, तो इसी चीज़ का जो है उन्होंने मुद्दा उठा के कह दिया है कि हमारा इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो फेयर नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो है उन्होंने इन सब के बहाने कह दिया। अब इसकी कितनी सच्चाई है उसको भी समझें। अब ज़रा उन देशों की बात करें जो इस इंडेक्स में टॉप पर रैंक करते हैं। तो पहली रैंक जो है इस इंडेक्स में किसको मिली है? डेनमार्क को। दूसरी रैंक उन्होंने खुद को दे ली, स्वीडन ने। और तीसरी रैंक जो है नॉर्वे की। अब डेनमार्क की बात करें तो भैया उनके संविधान के हिसाब से चर्च जो है वो सुप्रीम होता है। सरकार जो है उसका दायित्व होता है कि चर्च की हर प्रकार से सहायता करे। एक बजट का एक हिस्सा जो है चर्च के लिए रिजर्व रहता है। तो ये चीज़ होती है। और उसके बाद भी आप बोलते हैं कि हम बहुत बड़े डेमोक्रेटिक देश हैं, हमें हमारे देश में सभी धर्म के लोगों को फ्रीडम मिलती है। तो जो क्लियरली आप यहाँ समझते नहीं। वैसे ही स्वीडन की बात करें तो यहाँ का संविधान भी कहता है कि इधर का जो राजा है वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेगा, ऐसा जो है लिखा है। साथ में जो रॉयल परिवार होता है वो उनके बच्चे जो है शादी भी तब कर पाएंगे जब वो
राजा से परमिशन लेंगे, और साथ में जो है उनको जो उनका जो रॉयल चर्च है वहाँ पे भी उनको अप्रूवल लेना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे राजा के बच्चों तक को जो है इस प्रकार के जब अप्रूवल लेने होते हैं तो आपकी डेमोक्रेसी वाली बात कहाँ आ जाती है, पर्सनल फ्रीडम वाली बात कहाँ आ जाती है, राइट टू पर्सन एंड लिबर्टी वाली बात कहाँ से आ जाती है कि आपको शादी के लिए भी परमिशन लेनी पड़ रही है। वैसे ही जो तीसरे नंबर पे रैंक कर रहा है नॉर्वे, उसके संविधान के टॉप में ही जो एग्जैक्ट वर्ड लिखे हुए हैं, द किंग शाल एट ऑल द टाइम प्रोफेस द इवेंजेलिकल लुथेरियन रिलीजन, यानी कि वो क्रिश्चियनिटी वाली रिलीजन को हमेशा जो है प्रमोट करेंगे, प्रोफेस करेंगे। ये बात जो है इनके संविधान में लिखी हुई। तब आप इन सारे देशों को ही देखिए जो टॉप पर रैंक करते हैं, वो क्लियरली जो है एक ही रिलीजन की तरफ जो है वो इनका क्लियर झुकाव है। संविधान जो है इसी को जो है वेट देता है, प्रमोट करता है, ये क्लियरली यहाँ हम समझ सकते हैं। लेकिन भारत जो कि एक्चुअल में सभी को पूरी फ्रीडम देता है, वो जो है नीचे रैंक करता है। अब हमारे देश की अगर स्थिति की बात की जाए तो कुछ बातें देखिए। हमारे देश में माइनॉरिटी, तथाकथित माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से ज़्यादा अधिकार मिलते हैं संवैधानिक। तो आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 जैसे संविधान में हमारे हैं, जो कि हिंदुओं के, जो कि इस देश के मूल निवासी हैं, वो जो हिंदू जो है, जो कि अरब से नहीं आए, यूरोप से नहीं आए, वो इस देश के ही मूल निवासी हैं, उनके अधिकार जो है कम है। वो अपने रिलीजियस स्कूल नहीं चला सकता, उसको जो है वो अपने सरकार को पैसे, सरकारी पैसे जो है उसको अपने रिलीजियस वर्क को प्रमोट करने के लिए नहीं मिलते, जबकि हज हाउस जो है वो सरकारी पैसे से बनते हैं, मदरसों को पैसा सरकारी पैसे से दिया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है होती हैं, लेकिन हिंदू को ऐसे अधिकार नहीं मिलते। तो एक ऐसा देश है जहाँ पे मेजॉरिटी के अधिकार कम हैं और माइनॉरिटी के ज़्यादा हैं। ये दुनिया के किसी भी देश में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में होता है। फिर भी हमारी रैंकिंग जो है यहाँ पे नीचे है। बड़ा सा बजट जो है माइनॉरिटी के लिए, तथाकथित जो भी होते हैं उनके नाम पे होता है, बड़ा सा पैसा खर्च किया जाता है, तरह तरह के जो है उनके लिए, उनके बच्चों के लिए जो है तरह तरह की स्कीमें होती हैं, पर जो मेजॉरिटी हिंदू है उनके लिए नहीं होती है। साथ में आज के समय भी जो है कई सारे हिंदुओं के मंदिरों तक पे जो है सरकारी नियंत्रण है, जबकि और किसी धर्म के यहाँ पे मंदिरों पे नियंत्रण नहीं है। तो इतनी एक्स्ट्रा आज़ादी जो है दूसरे लोगों को यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ पे भारत के डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे ये क्वेश्चन करते हैं, पर अगर हम फैक्ट्स पर जाएं तो आज के समय में देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में 44 पार्टियों के नेता जो हैं विधायक हैं या सांसद हैं। अब ये अपने आप में ही ये फैक्ट जो है अपने आप में ही साबित कर रहा है कि कितना डाइवर्स जो है हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कितनी फ्रीडम है। अगर यही चीज़ ना होती तो एक या दो पार्टी के ही जो है सारे जो है सांसद विधायक होते, पर ऐसा नहीं है। और क्वेश्चन किए जाते हैं कि भाई ईवीएम हैक हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, रूलिंग पार्टी के फेवर में यानी कि बीजेपी के फेवर में चीज़ें चलती हैं, तो ये भी पूरी तरह गलत है। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में बीजेपी 67 सीटें नहीं हारती, केजरीवाल की पार्टी जो है 70 में से 67 सीटें नहीं जीतती, छत्तीसगढ़ में बीजेपी बुरी तरह नहीं हारती, राजस्थान में नहीं हारती, मध्य प्रदेश को नहीं हारती। इसी प्रकार से कई राज्यों में जो है बीजेपी हारी है। अगर हार रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया कि रूलिंग पार्टी जो है ये हैक कर लेती है, वो हैक कर लेती है। सब फालतू की बातें जो हैं यहाँ पे नहीं चलती। साथ में जो है इस देश में आपको एंटी नेशनल एक्टिविटी करने की भी आज़ादी है। आप जा सकते हो जेएनयू में नारे लगा सकते हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे। आपकी जब मर्जी हो किसी भी सड़क पे, चलती फिरती सड़क पे शाहीन बाग बना दो, महीनों तक जाम कर सकते हो। आप लाल किले पर भी फर्जी किसान आंदोलन के नाम पे चढ़ के तमाशा कर सकते हो। इतनी खतरनाक आज़ादी आपको दुनिया के किस देश में मिलती है? मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं मिलती। और जो फ्रीडम प्रेस की बात की जाती है, यहाँ भी हमारे देश में जो मीडिया को इतनी फ्रीडम है कि वो किसी की प्राइवेसी की तो कोई कदर करते ही नहीं है। जहाँ मनो कहीं घुस जाएंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ चला देंगे, यहाँ तक कि जो कई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो तक जो है यहाँ पे होती रहती है। तो चाहे संसद पे हमले का केस हो, चाहे मुंबई में हमले का केस हो, तो मीडिया किस तरीके से जो है अनकंट्रोल्ड है ये यहाँ पे हम जो है देख सकते हैं। साथ में हमारी एक स्पेशल यूनिक बात है कि हमारे देश का जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है यानी भारत का राष्ट्रपति, वो चुना हुआ व्यक्ति होता है। वो चुना हुआ व्यक्ति होता है, लेकिन इस इंडेक्स में जो टॉप पर रैंक किए हुए देश हैं, नॉर्वे हो, स्वीडन हो, डेनमार्क हो,
यहाँ इन जैसे देशों में चुना हुआ व्यक्ति फर्स्ट पर्सन नहीं होता है, वो राज परिवार का जो व्यक्ति होता है, राजा होता है, वही जो है फर्स्ट पर्सन होता है, या फिर जो चर्च का अपॉइंटेड आदमी है वो होता है। तो आप देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक तक जो है चुना हुआ होता है, और हम रैंक कर रहे हैं नीचे, और इनका जो कि नहीं है चुना हुआ वो जो है ऊपर रैंक करते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमारी इस तरह की रैंकिंग जो है क्यों की जाती है, इसके पीछे भी कुछ कारण होगा। तो अगर हम डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें तो 53 रैंक, जो कि भारत जिसको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, उसकी रैंकिंग 53 है। प्रेस फ्रीडम की बात करें तो 142 रैंक है हमारी, और पर्सनल फ्रीडम की बात करें तो हमारी रैंक जो है 111 है। हंगर इंडेक्स की बात करें तो 94 है। देखिए सारे इंडेक्स में हमारी बहुत ख़राब रैंक है, और ये जानबूझ के भारत को बदनाम करने के लिए किया जाता है। देखिए पर्सनल फ्रीडम और प्रेस फ्रीडम की जब रैंकिंग ख़राब की जाती है, तो ये इस ख़राब रैंकिंग के बहाने जो है क्या करते हैं, ये विदेशी मीडिया की भारत में घुसपैठ कराते हैं। फिर उस मीडिया के माध्यम से जो है ये भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, और ऐसा एजेंडा जो कि इनके देश के हितों के हिसाब से हो। तो अगर आप फॉरेन मीडिया हाउसेस को सीरियसली देखेंगे तो क्लियरली आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि बीबीसी जैसे जो भी हैं, और अल जजीरा और ये सब जो भारत में चलने लगे हैं आजकल, ये किस प्रकार की जो है चीज़ें दिखाते हैं, क्या वो भारत के हित में होती है या भारत के विरोध में होती है। वैसे ही जब बात की जाती है डेमोक्रेसी इंडेक्स और हंगर इंडेक्स की, जब इसको ख़राब दिखाया जाता है तो एक अपॉर्चुनिटी जो है दिखाई जाती है दुनिया भर के सामने कि भाई ये देश इतना गरीब है, इतना बेकार है, इतनी भुखमरी है, तो इस देश में जो है बहुत ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट किया जा सकता है, बहुत बड़ा फ़ायदा जो है यहाँ पे उठाया जा सकता है। तो ये ऐसे ख़राब इंडेक्स के बहाने एक अपॉर्चुनिटी शो की जाती है कि इस देश में हम बहुत मास कन्वर्जन जो है कर सकते हैं, जिसमें यूरोप के कई देश इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वहाँ पे चर्च ही जो है बहुत बड़ा पावरफुल जो है एक हिस्सा होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इतने जब इनको मिलता है कि इस देश में एक अपॉर्चुनिटी दिख रही, तो इधर के जो लोग हैं जो कन्वर्जन से जुड़े हुए, बिजनेस से जुड़े हुए, इन लोगों के लिए चंदा उगाही करना आसान काम हो जाता है। तो ये ऐसे ऐसे देशों में जाते हैं, यूरोप के देशों में घर घर में जाते हैं, दिखाते हैं भैया इस देश में कितनी तकलीफ़ है, बुरे हाल हैं, आप पैसा दीजिए, चंदा दीजिए, इससे हम जाके इनको कन्वर्ट करेंगे, फिर इनकी ज़िंदगी बदलेंगे, और ये सारी चीज़ें जो है चलती हैं। तो ये सारा चीज़ें जानबूझ के की जाती हैं। हमारी स्थिति बहुत बढ़िया है। हंगर इंडेक्स का ही मैं एग्जांपल दूँ, देश की 62% आबादी जो है फूड सिक्योरिटी के दायरे में आती है, जिसको सब्सिडाइज दर पे अनाज मिलता है, 1 रुपये 2 रुपये किलो इस प्रकार है। तो इतना ख़राब हमारा हो ही नहीं सकता, पर फिर भी यहाँ पे दिया जाता है। तो आप जो है इन चीज़ों को समझिए, इसके पीछे का मोटिव को समझिए, और जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, बड़ा तरीके से उछालते हैं, देश की सरकार को बदनाम करते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। हमारी स्थिति बहुत बढ़िया है। ये सारे लोग जानबूझ के ही जो है हमें बदनाम करने के लिए ऐसा करते रहते हैं। तो इस पर जो है आप अपनी कमेंट रखिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।